अस्सलाम वालेकुम जी। एक और लेक्चर में वेलकम करता हूँ मैं आपको। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी ग्लाइकोलिसिस के हवाले से। और ग्लाइकोलिसिस दोनों जो रिएक्शंस मैंने पहले रेस्पिरेशंस मैंने बताई थी आपको, वो रेस्पिरेशन दोनों में ये ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। रेस्पिरेशन दोनों कौन सी हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी आपको ग्लाइकोलिसिस नज़र आता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी आपको ग्लाइकोलिसिस नज़र आता है। फ़र्क क्या है फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक में, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बन जाता है, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके फिर फर्दर स्टेप्स आ जाते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो उसमें आपको कौन कौन से स्टेप्स नज़र आते हैं? फिर नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, जो कि दोनों में आपको नज़र आएगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर क्या चीज़ होती है? इससे बनता है पायरूवेट ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर होती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट। पायरूवेट की ऑक्सीडेशन होगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट। थर्ड स्टेप उसके अंदर फिर आता है जी क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद जो लास्ट रिएक्शन है वो है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारे फेजेस जो हैं इसके मैं वो डिस्कस करूँगा। अब इन चारों जो स्टेप्स हैं उन चारों स्टेप्स के बाद भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? ATP। और जो मैंने आपको एनारोबिक प्रोसेसेस बताए थे उनके बाद भी क्या प्रोड्यूस होती है? ATP प्रोड्यूस होती है। और ये जो चारों रिएक्शंस हैं ये कौन से हैं? ये रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। कौन से रिएक्शंस हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो फिर आप रेस्पिरेशन को डिफाइन करें तो कैसे कहेंगे? एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस है रेडॉक्स की, जिसके बाद एक आपके पास ATP प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है विच इज़ द ग्लूकोज, जो कि ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इसको अगर हम देखें तो ये साइटोप्लाज्म में अकर करता है और इसमें दो इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे एक ग्लाइको का लफ्ज़ है और दूसरा लाइसिस है। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज यूज़ हो रहा है इसमें, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इसमें क्या चीज़ हो रही है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है जी? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कॉमन है एनारोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशंस के अंदर। अब अगर आप इसको देखें इस प्रोसेस को, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होगा ग्लूकोज से। सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो वो क्या करता है जी? उस ग्लूकोज को मसलन एक साइटोप्लाज्म के अंदर चूँकि ये प्रोसेस हो रहा होता है तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाएगा, एंटर होगा, तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा जी? सबसे पहले उसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है। तो फास्फोराइलेशन का मतलब है उसके अंदर उसका जो फॉस्फेट उसके अंदर ऐड हो जाता है। और फॉस्फेट जब उसके अंदर ऐड हो जाता है तो फॉस्फेट कौन ऐड करेगा? ATP इसके अंदर एक फॉस्फेट डिलीवर करेगा। तो ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP। और जब इसके अंदर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब उसकी जो 6 पोजीशन है, कार्बन नंबर 6 के ऊपर क्या चीज़ अटैच हो गया? फॉस्फेट अटैच हुआ। अब आपको ये भी पता है कि जो ग्लूकोज है दो तरह के शुगर्स आपके पास है ना। एक शुगर होता है जिसको आप कहते हैं एल्डो शुगर, और दूसरा शुगर आपके पास कौन सा होता है? कीटो शुगर। जो एल्डो शुगर होता है उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे होता है, कार्बन 1 पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। और जो कीटो शुगर होता है उसके कार्बन 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप होता है जी? कीटोन ग्रुप उस पे आपको नज़र आता है। इसलिए ये दोनों फ़र्क हैं इनमें, एल्डो और कीटो शुगर्स हैं। तो ग्लूकोज कौन सा शुगर है? एल्डो शुगर। कार्बन 1 पे उसका एल्डिहाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन 6 उसका वेकेंट था, उसके ऊपर क्या लग गया जी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उस पर अटैच हुआ। अब जो पहला रिएक्शन आ जाता है उस रिएक्शन में जो चीज़ एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है जी? इट इज़ द हेक्सोकाइनेज, जो कि क्या कर रहा है जी? ATP में से जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे निकाल के और कहाँ पे शिफ्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर। और ATP से क्या बन जाता है? ADP बन जाता है। ये आपका रिएक्शन पहला था और उसमें ये एंजाइम यूज़ हो जाता है। फिर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब है इसका आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक ही तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क क्या है जी? उनके फंक्शनल ग्रुप्स का। दोनों 6 कार्बन्स हैं, लेकिन एक कौन सा शुगर है? एल्डो शुगर। और फ्रुक्टोज कौन सा है? तो ये आइसोमर हैं एक दूसरे के। तो आइसोमर कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं आइसोमर्स जो कि स्ट्रक्चर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सिर्फ स्ट्रक्चर का फ़र्क आ जाता है। और इसमें जो स्टेप नंबर 2 है जो कि आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो रही है, तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा जी? यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा फॉस्फो हेक्सोज आइसोमिरेज। तो आइसोमिरेज क्या करता है जी? यहाँ पे
आइसोमेरिज्म करवाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप आ जाता है उसके अंदर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो कौन सा है जी, फास्फोएक्सोज आइसोमेरेज। अब जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है इसके अंदर एक और एंजाइम भी यूज़ हो सकता है जो कि क्या करा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टोकाइनेज। सो सिंपली जो एंजाइम है वो साथ साथ बताते रहेंगे कि स्टेप वाइज जो एंजाइम है वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो फ्रुक्टोकाइनेज भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे और साथ में फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। ये कंडीशन पे फिर डिपेंड करता है रिएक्शन हो कहाँ पे रहा है, उन चीज़ों के साथ साथ हम उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। अब जो प्रोसेस है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, ये इसलिए हुआ है कि जो कार्बन नंबर आपको मैंने बताया था कि जो कार्बन 5 कार्बन जो 6 कार्बन है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इन पे जो पहला कार्बन था उसमें क्या था जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन था किसके पास, कार्बन नंबर 1 में ग्लूकोज के पास, और बाकी सारे आपको पता है इसके साथ हाइड्रोजन्स और इसके साथ लगे हुए होते हैं, ये OH और H ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। अब कार्बन नंबर 1 पे क्या था, एल्डिहाइड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप था किसमें, ग्लूकोज के केस में। लेकिन जब फ्रुक्टोज बन जाता है तो फ्रुक्टोज में ये कंडीशन चेंज हो जाती है, फ्रुक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे चला जाता है। तो कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब ये कार्बन जो पहला था वो वेकेंट हो जाता है, दूसरे कार्बन पे उसका फंक्शनल ग्रुप चला जाता है। तो जहाँ पहले फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था कार्बन नंबर 1 पे, जब फंक्शनल ग्रुप था तो इस जगह पे फास्फेट पहले भी आके अटैच नहीं होता। तो फास्फेट ग्लूकोज में कहाँ अटैच होता था, 6 कार्बन पे आके अटैच होता था जो कि फ्री था, पहले पे फंक्शनल ग्रुप था। तो अगर ये ग्लूकोज ही रहता, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट ना होता, तो पहला कार्बन इसका वेकेंट ना होता जिस पे आसानी से आके फॉस्फेट लग जाना था। तो पहले पे फंक्शनल ग्रुप है चूँकि, तो इस पे आके तो फंक्शनल ग्रुप वाली जगह पे तो फॉस्फेट नहीं लग सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रुक्टोज बन जाएगा और फ्रुक्टोज बनने से इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। तो पहला जो कार्बन है उसका वो भी वेकेंट हो जाएगा। तो अब फ्रुक्टोज में मज़ीद एक और फास्फोराइलेशन की गुंजाइश पैदा हो जाएगी, और जो फ्रुक्टोज है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फ्रुक्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो क्या है जी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बिसफॉस्फेट। सो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विच मीन्स कि जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उसमें अब कार्बन नंबर 1 पे भी और कार्बन नंबर 6 पे तो पहले से मौजूद था, कार्बन 1 पे भी क्या चीज़ अटैच हो गई आके, वो अटैच हो गई है जी, ये थर्ड रिएक्शन हमारा हुआ, कार्बन नंबर 1 पे भी आके क्या चीज़ अटैच हो गई, फॉस्फेट अटैच हुआ। तो फॉस्फेट कौन अटैच करेगा, ऑब्वियसली ATP आएगा, और ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में, और अपना जो फॉस्फेट है वो किसे दे देगा, वो फ्रुक्टोज को दे देगा। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा होगा जी, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो कि क्या करेगा जी, जो उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको शिफ्ट करेगा। तो ये थर्ड आपका एंजाइम थर्ड रिएक्शन में यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, एक और डिफरेंस यहाँ आपको पता होना चाहिए, जो हम बिस का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, सो बिस और बाय में फ़र्क है। बिसफॉस्फेट का मतलब ये है कि दो डिफरेंट कार्बन्स के साथ, अगर यहाँ फॉर एग्जांपल ये फ्रुक्टोज है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन है फ्रुक्टोज के। अब आप देखें यहाँ इस कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है एक, और फिर इस कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है छठे कार्बन पे, तो 1 और 6 दो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है। तो जब दो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिसफॉस्फेट। और जब दो एक जैसी पोजीशन पे लगा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डाईफॉस्फेट। जैसे क्या चीज़ होती है, ADP के केस में आप देखें, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो क्यों डाईफॉस्फेट होता है, क्योंकि उसमें दो फॉस्फेट एक ही पोजीशन पे लगे होते हैं, एक ही कार्बन पे लगे होते हैं राइबोज के साथ। तो उसे हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पे कोई रिंग लगी होगी नाइट्रोजन की, एडिनोसिन या कोई भी, तो अगर एक पोजीशन पे लगे हुए हैं तो ये डाईफॉस्फेट, एक और लग जाए तो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। तो ये डाईफॉस्फेट एक कार्बन के साथ अगर लिंक्ड हैं और अगर डिफरेंट पोजीशन पे हैं तो उसे हम बिस नहीं पे बाईफॉस्फेट नहीं कहते बल्कि बिसफॉस्फेट कहते हैं। अब यहाँ रिएक्शंस जो हमारा दूसरा रिएक्शन है, ये मैंने इसको मुझे रिवर्सिबल लिखना चाहिए था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आइसोमेरिज्म आपको पता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ फ्रुक्टोज 1,6 जो बिस फॉस्फेट है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट विल बी चेंज्ड इनटू इट्स टू फॉर्म्स, अगेन इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फ्रुक्टोज 1,6 जो बिसफॉस्फेट है वो दो चीज़ें बनाएगा। क्या दो चीज़ें बनाएगा, एक वो बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट,
क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था वो टूटा, और उसके टूटने से दो चीज़ें बन गई, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और साथ में एक और चीज़ बनी है, उसे हम क्या कहते हैं जी, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब दो फॉस्फेट तो आपको नज़र आ रहे हैं, एक फॉस्फेट इसके अंदर है और एक फॉस्फेट इसके अंदर है, तो फॉस्फेट तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फ़र्क क्या है इनमें, ये भी 3 कार्बन का आ जाता है और ये भी कितने कार्बन का है जी, 3 कार्बन का है। तो यहाँ तक आपने देखा, इस जो यहाँ तक का जो हमारा रिएक्शन था, इस रिएक्शन में आपके पास जो ये जो फोर्थ आपका रिएक्शन बनता है, ये दिस इज़ द फोर्थ रिएक्शन, और फोर्थ रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा होगा जी, दैट इज़ द एल्डोलेज, जो कि इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को करवाएगा। सो फ्रुक्टोज 1,6 इज बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। अब आप इस रिएक्शन को देखें, और इस रिएक्शन के अंदर आपको जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो कौन सी हैं। एक तो आप इस रिएक्शन में देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कितने ATPs यूज़ हो रहे हैं। अगर हम इसको टेक्निकली देखें और साथ में आप MCQ के वाले से भी इसे देखें, आपसे कोई पूछता है अगर कोई टेक्निकलिटी इसमें, तो आप क्या बता सकते हैं। एक तो ये जो हमने अभी तक फ़ेज़ पढ़ा है, ये आपका कौन सा फ़ेज़ आ जाता है, दिस इज़ द प्रिपरेटरी फ़ेज़ ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और प्रिपरेटरी फ़ेज़ का मतलब क्या है जी, इसमें हमें कुछ भी चीज़ प्रिपरेशन की, अभी तक कोई एनर्जी हमारे पास आउटपुट नहीं आया। और इस ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल में आपको पता है ग्लूकोज़ कितने कार्बन का आ जाता है जी, ग्लूकोज़ के 6 कार्बन हैं, और इसके अंदर ATPs अगर आप देखें, दो जगहों पे ATP यूज़ हो रहा है। एक आपका रिएक्शन नंबर जो थर्ड था और पहला रिएक्शन, तो कितने ATP आपके यूज़ हुए, टोटल 2 ATP इस रिएक्शन के अंदर यूज़ हो गए हैं। सो 2 ATP यूज़ हो गए हैं, हमें कोई एनर्जी आउटपुट यहाँ से नहीं मिला, इसलिए हमारा कौन सा प्रिपरेटरी फ़ेज़, हमें पे ऑफ नहीं दिया इसने, तो ये हमारा प्रिपरेटरी फ़ेज़ आ जाता है। और इस प्रिपरेटरी फ़ेज़ के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है और दूसरा हमारे पास डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये हमारे पास दूसरा इसका, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, और ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो एक ग्लूकोज के टूटने से कितने मॉलिक्यूल्स बने, आपके पास 2 मॉलिक्यूल बने, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों 3-3 कार्बन के आ जाते हैं। अब इनमें जो चीज़ आगे नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा होगा, जिसे हम पे ऑफ फेज़ कहते हैं, पे ऑफ का मतलब है इसमें हमें एनर्जी मिलेगी, और जो प्रिपरेटरी फेज़ के बाद जिसे पे ऑफ फेज़ है, जिसमें हमें एनर्जी आउटपुट मिलेगा, अभी तक तो एनर्जी कोई नहीं मिली हमें, तो पे ऑफ फेज़ में जो चीज़ जाएगी आगे वो कौन सी है, वो G3P जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे जाएगा, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे नहीं जाएगा। और होगा क्या, ये भी दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं, और अगर इस रिएक्शन को मैं लिखूं तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और सिमिलर इज़ द केस विद द ग्लिसरल्डिहाइड, वो भी डाईहाइड्रोएसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पे ऑफ फेज़ में जो चीज़ आगे जाएगी वो कौन सी जाएगी जी, सो दैट वुड बी द ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये आपने याद रखना है, और इसी को हम नेक्स्ट पे ऑफ फेज़ में लेके जाएंगे, और उसमें दोबारा फिर आपसे मुलाकात करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।